राज्यसभा चुनावों जैसा तो नहीं, लेकिन हरियाणा का निकाय चुनाव भी अब दिनों दिन और दिलचस्प होता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी डे एनसीआर हरियाणा। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। अब नगर निगम निकाय चुनाव में बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है और बीजेपी के संकल्प पत्र को प्रदेश के स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने जारी किया और निकाय चुनाव के लिए घोषित बीजेपी के इस संकल्प पत्र में 27 पॉइंट्स पर फोकस किया गया है। संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। बहस जरूरी है में आज हम चर्चा करेंगे कि क्या बीजेपी का संकल्प पत्र विरोधियों की चुनौतियों को और बढ़ाएगा, क्या विरोधियों की ओर से अपना अपना घोषणा पत्र घोषित किया जाएगा, क्या स्थानीय निकाय के चुनाव में स्थानीय मुद्दों की बातचीत हो रही है, क्या इन्हें वरीयता दी जा रही है। चर्चा करेंगे इन विषयों पर अपने खास मेहमानों के साथ। हमारा विजन है कि सड़कें जिस भी निगम में, परिषद में, पालिका में सड़कें हैं, गलियां हैं, उनकी देखरेख वो रखे। पानी का सिस्टम, हमारा ये मानना है कि 135 लीटर पानी प्रति व्यक्ति मिलना चाहिए। तो 135 को भी छोड़कर लगभग 200 लीटर पानी का अगर हम टारगेट बनाएं, जिसमें हम 10, 15, 20 वर्ष का आगे का भी सोचें। सीवरेज सिस्टम यानी कि जितनी पानी की उपलब्धता होती है उसका 80%, यानी कि अगर हम 200 लीटर माने तो 160 लीटर MLD के हिसाब से उसकी जो सीवरेज की जो व्यवस्था है वो भी होनी चाहिए। सड़क की भी, पानी की भी, बिजली की भी। जो गलियों में, सड़कों पर जो लाइट्स लगती हैं उसमें हमारा विजन है कि अब ये LED की लाइट्स सब जगह लगे। अवैध कॉलोनियों की जहां तक बात है, जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं हमने उनको रेगुलर करने का मन बनाया है। उसमें पहले कुछ नियम टफ थे, उनको भी हमने दूर करके और उनको सरल करके उनको वैध करने का काम भी हम करेंगे। और अब नजर डालेंगे उन अहम सवालों पर जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा रहेगी। सवाल नंबर 1 कि क्या बीजेपी के संकल्प पत्र में हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। दूसरा सवाल, क्या बीजेपी के संकल्प पत्र से विरोधियों की चुनौतियां बढ़ेंगी। जो विरोधी हैं बीजेपी और जेजेपी सरकार के, क्या स्थानीय मुद्दों पर ये चुनाव लड़े जा रहे हैं, क्या स्थानीय मुद्दों को वरीयता यहां दी जा रही है। इन सभी सवालों के आसपास कुछ और अहम सवाल हैं, मसलन विकास के काम, भ्रष्टाचार का विषय या फिर कैंडिडेट्स की नाराजगी और कुछ और भी इससे लगते सवाल जो होंगे। इन 3 सवालों के आसपास जो कि इस वक्त चुनावी सरगर्मी को और बढ़ा रहे हैं, हरियाणा के निकाय चुनावों में फोकस इन पर रहेगा और इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से। और सवाल एक बार फिर से आपको बता दें, क्या बीजेपी के संकल्प पत्र में हर वर्ग को साधने की कोशिश हो रही है। दूसरा सवाल ये कि क्या बीजेपी के संकल्प पत्र से विरोधियों की चुनौतियां बढ़ी हैं, क्या स्थानीय मुद्दों को वरीयता दी जा रही है निकाय चुनावों में। हालांकि बीजेपी के संकल्प पत्र में जिन विषयों का जिक्र किया गया, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर इन विषयों को उठाया जा रहा है, लेकिन इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। उन सवालों का भी जवाब लेंगे अपने एक्सपर्ट से, अपने पैनलिस्ट से, जानने की कोशिश करेंगे कि अन्य पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं वो इस विषय पर क्या सोचते हैं, क्योंकि बीजेपी जेजेपी गठबंधन की राज्य की सरकार भी है और ये निकाय चुनाव में भी साथ साथ हैं। और चर्चा का दौर शुरू करें। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। छोटा सा एक इंट्रो मैं करवा देता हूं अपने मेहमानों का। भूपेंद्र गहलावत साहब हमारे साथ बीजेपी से हैं, दीप कमल सारण जी हमारे साथ जेजेपी से हैं, केवल ढींगरा साहब आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ेंगे, रजत पंजेटा जी हैं INLD से और लवलीन टुटेजा साहब हैं आम आदमी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्रवक्ताओं का। भूपेंद्र गहलावत साहब, संकल्प पत्र आ गया है, चूंकि चुनाव आप गठबंधन में लड़ रहे हैं, बीजेपी अपना संकल्प पत्र लेकर आई है, तो जेजेपी से इस विषय पर रायशुमारी की गई थी, सहमत हैं आपके सहयोगी। देखिए, आज हमारी पार्टी ने नगर परिषद और नगर पालिकाओं के लिए संकल्प पत्र जारी किया है। हमारी पार्टी का संकल्प है कि जो नगर परिषद और नगर पालिका में जो एरिया आते हैं उनको हरा भरा, स्वच्छ और सुंदर बनाकर जो देश के अग्रणीय शहर है उनमें शामिल करने की कोशिश करेंगे और जो एरिया गांव का और शहरों का है उनमें विकास की गति ज़्यादा बढ़ाएंगे ताकि वो शहर सुंदर लग सके। ये आज हमने संकल्प पत्र जारी किया है। इसके तहत हम
कुछ काम में जो करेंगे, मेन काम जो है, मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम है कि पूरे नगर परिषद और नगर पालिकाओं में LED और सोलर की लाइटें लगाकर उसको रोशनी की जाएगी, अंधेरा मुक्त करने का काम हम लोग करेंगे। फिर हम जितने पार्क हैं उनका सौंदर्यीकरण करेंगे, मॉडर्नाइजेशन करेंगे और उसमें जिम और झूले वगैरह लगा के जो सभी उसको सुंदर बनाने का हम काम करेंगे। और तीसरा काम हम करेंगे, जो सीवर की व्यवस्था है उसको बहुत ही दुरुस्त करके और किसी किस्म की कोई दिक्कत ना आए, पानी के हर घर में नल से पानी पहुंचाने का हम काम करेंगे। और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो सफाई करने वाले लोग हैं, उनका हम ये सुनिश्चित करेंगे कि पहले हफ्ते में उनकी तनख्वाह दे दी जाए। और वाटर सप्लाई का, सीवर्स का, बरसाती पानी की निकासी का हम उचित प्रबंध करेंगे जी। और जी, कई गौशालाएं नहीं हैं किसी शहर में, और अगर पुरानी है तो उनका नवीनीकरण करेंगे और गौशाला बनाएंगे ताकि गौओं को वहाँ रख के, और शहर में जो आवारा पशु घूमते हैं उनकी दिक्कत ना रहे। कुत्तों को भी हम इसी तरीके से बिल्कुल डोर टू डोर पूरा निस्तारण का आपका काम होगा, अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। सर, संकल्प पत्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने काटी थी, हमने सबको दिखाया, ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं सर, सवाल मेरा ये है कि जेजेपी आपकी सहयोगी पार्टी है, जेजेपी अपना अलग से संकल्प पत्र लाएगी या नहीं, इस बारे में तो मैं दीपकमल जी से बात करूंगा। लेकिन क्या आप लोगों ने उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया था? इन विषयों को लेकर चर्चा की गई थी? देखिए, जो हमारी इलेक्शन की कमेटी है जी, उन्होंने जरूर चर्चा की होगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता जब गठबंधन की सरकार है। ठीक है सर। और ये विकास के कार्य हैं। जजपा भी ये विकास के कार्य कराएगी। हमारे गठबंधन की सरकार है, जहां पर जजपा के आदमी चुनाव जीत कर आएंगे, चेयरमैन जीत कर आएंगे, वहां भी उतना ही विकास होगा। और जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव जीत जाएंगे, वहां जितना विकास होगा। हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान और सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और जजपा पार्टी तो हमारी गठबंधन में साझीदार है, उसमें तो किसी किस्म की कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक है। मैं सर अब इस बारे में दीपकमल जी से भी एक वक्तव्य, एक रिएक्शन चाहूँगा। दीपकमल जी, चूंकि बीजेपी अपना संकल्प पत्र जो लेकर आई है, जो उन्होंने संकल्प किया है, हालांकि ये तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन सब कामों को कराए ही, ठीक है। वो कह रहे हैं कि और विकास तेजी से होगा, ये काम तेजी से होंगे। जो काम अभी सरकार कर रही थी डबल इंजन के बाद, अब ट्रिपल इंजन जो है और तेजी से काम करेगा। आप लोग भी अपना संकल्प पत्र लाने की तैयारी में? दीपकमल, आपका ऑडियो म्यूट है शायद। हाँ जी। अब आप सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूं सर। हाँ, देखिए, हमारी पार्टी की तरफ से 4 नगर परिषद और 4 नगर पालिकाओं में सिंबल पर चुनाव लड़ा जा रहा है, और बाकी जगहों पर जो स्थानीय अच्छे उम्मीदवार हैं उनको हम समर्थन दे रहे हैं। और जो भी स्थानीय मुद्दे हैं वहां पर स्थानीय नेता प्रचार के माध्यम से उनको उठा रहे हैं, उनके बारे में लोगों से अपनी राय रख रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं। जहां तक कोई लिखित डॉक्यूमेंट की बात है, पार्टी की तरफ से अभी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हो रहा है, नहीं आने वाला, क्योंकि 2 ही दिन प्रचार के बचे हैं अब, कल और परसों शाम तक प्रचार है। तो पार्टी के जो नेता हैं वो स्थानीय स्तर पर 1-to-1 कांटेक्ट करके, और क्योंकि एक छोटा इलेक्शन, कंपैरेटिवली छोटा एरिया है, वहां पर इजीली लोगों को अब अलग अलग प्रचार माध्यमों से अपनी बात उन तक पहुंचा रहे हैं। और इसी तरीके से ही हमारी पार्टी का कैंपेन चल रहा है। निश्चित रूप से स्वाभाविक है। और केवल ढींगरा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। सर, स्वागत है। थोड़ा देरी से आप जुड़े, उम्मीद है कि भूपेंद्र जी की बात को भी आपने सुना होगा। केवल साहब, एक निकाय चुनाव में भी संकल्प पत्र लेकर रणनीति को बहुत स्पष्ट तरीके से बीजेपी जेजेपी लेकर आ रही है, बड़ी चुनौती होगी अब आप लोगों के लिए? जी देखिए, जिस तरह से संकल्प पत्र जो सरकार ने बनने से पहले और आज से 7.5 साल पहले जो पहला संकल्प पत्र ये लेके आए थे, उसमें भी कोई कार्रवाई अभी तक तो हुई नहीं। और फिर उसके बाद जो 2.5 साल पहले, जो 2 साल, 2.25 साल पहले भी जो संकल्प पत्र लाया था, जो स्टेट ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने पेश किया था, उसके बारे में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब लेकिन जो निकाय चुनाव में भी संकल्प पत्र आ रहा है, तो ये पता लगना चाहिए कि पिछले जो 7.5 साल में 2 संकल्प पत्र आए थे जो विधानसभा चुनावों के बीच में थे, जब वही काम नहीं हुआ तो ये वाला काम कैसे होगा। और दूसरी बात ये भी है साथ में कि अगर उसके अंदर जो अमाउंट रखी गई, जो अमाउंट आपने बजट रखा गया, उसके अंदर तो खट्टर साहब ने खुद स्वीकार किया कि हमें जितना जो हमारे ऊपर लोन चढ़ा हुआ है उसको चुकाने के लिए और लोन लेना पड़ता है।
तो ये कहां से इसके बीच में जो नवीनीकरण की प्लानिंग, इस चीज की प्लानिंग, पैसा कहां है इनके पास? ये झूठ बोलने का सरकार है। 7.5 साल हो गए पूरे, अभी भी झूठ बोल रहे हैं। कितनी देर तक और झूठ बोलेंगे, लोगों को बहकाएंगे? अब तो 2024 के अंदर दोबारा चुनाव में आ जाएंगे। तो ये तो अभी निकाय चुनाव के बीच में संकल्प पत्र किस चीज का है, ये समझाना पड़ेगा। कूड़ों के ढेर पूरी, जो आप देखिए जिस तरह से दिल्ली के अंदर एंट्री पॉइंट के ऊपर कूड़े का ढेर दिखता है दिल्ली प्रशासन का, इसी तरह से पंचकुला के अंदर दिखता है, इसी तरह से गुड़गांव के अंदर दिखता है, इसी तरह से दूसरी डिस्ट्रिक्टों में दिखता है। इतना कूड़े के ढेर इकट्ठे हो गए, जो जब तक उनके प्लांट कोई लगाए ही नहीं अभी 7.5-8 साल में। केवल साहब, जो 2 साल केवल साहब ये कह रहे हैं कि अब नहीं दिखेगा, कैसे कार्रवाई होगी? कह रहे हैं अब नहीं दिखेगा क्योंकि अब डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन होगा, घर से ही उठा लेंगे कूड़ा, अब ढेर ही नहीं लगेगा। तो जाएगा कहां? वो कहीं तो जाएगा कूड़ा। उसके लिए कौन से यूनिट लगाए, कहां पे लगाए? एक यूनिट बता दें जो लगाया हो इन्होंने इतने साल के अंदर जी। कूड़ा कहीं इकट्ठा करके कुछ तो करेंगे उसका। हाँ। ये उसको घर रखाएंगे अपने जाके। हाँ। सीएम रेजिडेंस पे भेज दो। कूड़े का ढेर तो लगे हुए हैं सारे इलाकों में। सर इसीलिए तो हम चर्चा कर रहे हैं कि आप लोग भी अगर इस चुनाव में होते तो टक्कर देते आप भी इनको। देखिए, हम तो चुनावों में सारे में रहते हैं, इसमें भी रहेंगे, लेकिन बात यह है कि हमारे जो छोटे चुनाव हैं इसके अंदर हमारे जो कार्यकर्ता लड़ेंगे वो हमारे रहेंगे उसमें। लेकिन जहां तक बीजेपी और जेजेपी है, इनका तो सिस्टम ही है कि आपने कहना कुछ और करना कुछ। हाँ। आपने संकल्प पत्र 1 ले आओ, 2 ले आओ, 10 ले आओ। हाँ। आपने तो संकल्प पत्र 2014 में भी लाया, उसका क्या हुआ? जवाब लेंगे सर, कितना पैसा? जवाब लेंगे। मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है खर्चने को, हमें और लोन लेना पड़ता है पहला लोन चुकाने के लिए। हाँ। तो संकल्प पत्र किस बात का, कौन से काम का? भूपेंद्र जी से इसका जवाब भी लेंगे केवल साहब। और 2 प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं आईएनएलडी से और हमारे साथ आम आदमी पार्टी से। पहले रजत जी, आपसे एक सवाल ये रहेगा कि ठीक है, मैनिफेस्टो का जिक्र चला है, तो क्या इनेलो का भी ऐसा कोई प्लान है आजकल में? ऐसे कोई संकल्प पत्र या घोषणा पत्र, मुद्दे, या फिर लोगों के साथ जाकर के चर्चा करेंगे इसके बारे में? देखिए, मुद्दे सब विश्वास की कमी आ जाती है। तो जो मूलभूत सुविधाएं जो मुहैया करानी है जनता को, उसके लिए भी अगर जनता को विश्वास दिलाना पड़े, वो तब संकल्प पत्र लाए जाते हैं जब पूरा विश्वास हो चुकी होती है। जिस तरह निगम में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, आधे से ज्यादा विजिलेंस की इंक्वायरीज हो रही हैं, हर जगह कमीशन खो रही है, कुछ भी खरीदा उसमें कमीशन खो है। तो यहाँ सोलर स्ट्रीट लाइट था, मैं तो ये तक जानता, कई सोलर लाइट्स जो है वो भाजपा और भाजपा गठबंधन सरकार के नेताओं के घरों में लग गई जाके, क्योंकि पब्लिक के लिए लग रही थी। और अगर ये बोलना पड़े सरकार को कि हम सड़कों के लिए, आज ग्रामीण अंचल में सड़कें और कई स्टेट हाईवे, आसंद की ले लीजिए, आप रतौर लीजिए, लाडवा लीजिए, बुरा हाल है। स्टेट हाईवे नहीं है, मैं हाईवे नहीं कर रहा, हाईवे का बुरा हाल है, खड्डों से भरी पड़ी है। 4 नंबर ले लीजिए, कहीं पे भी मतलब ऐसा नहीं कि मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं तो बिल्कुल भूल ही जाइए। तभी तो सरकार में जो विश्वास की कमी होती है, संकल्प पत्र है। पानी दक्षिण हरियाणा में, पानीपत में, हर जगह पानी की किल्लत हो चुकी है। आप पूछिए, उसके बाद सीवरेज का, बाद में सीवरेज प्लांट आपने लगाए, कहाँ डंप आपने रखे, उसके लिए कौन सी जमीन एक्वायर करी, आपका प्लान है आगे। ये उसके बाद लैंड पूलिंग पॉलिसी के साथ सेक्टर्स काटे जाएंगे, संकल्प पत्र में जिक्र किया है बीजेपी ने। लेकिन सर रजत जी, ये बातें आप लोग जनता तक ले जा पाने में कामयाब रहे? जो नाकामियां आप गिनवा रहे हैं, जो परेशानियां आप बता रहे हैं, क्या जनता तक इन विषयों को आप पहुंचा पा रहे हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अभी थोड़ी दिन पहले, क्योंकि अभी प्रवक्ता है, अखबार वगैरह सब पढ़ते हैं, कौन से मंत्रियों के विभागों में कितने कार्य अधूरे रहे, कितने पूरे किए, कितने अधूरे रहे, उसके अंदर सभी मंत्रियों के आधे से ज्यादा कार्य अधूरे पड़े हुए थे। ये एक आकलन अखबार में प्रॉपर इसकी न्यूज छपी थी। जब वही वादे पूरे हुए और आज की डेट के अंदर, ये ऐसा नहीं है कि कोई ग्रामीण अंचल में सड़कों पे नहीं निकलता, आपके पत्रकार भी निकलते, जब गाड़ियों के शॉकर टूटते हैं तो पता चलता है कि जब स्पीड रुकती है, जब आपको पता है कि और सड़कें अच्छी हैं,
जो NHAI की है और आपकी ग्रामीण अंचल की और स्टेट हाईवे का भट्टा बैठा हुआ है, तब वो सभी उससे उनको पता चलता है। आज दक्षिण हरियाणा में देखिए, आप भिवानी में देख लीजिए, जिला भिवानी में पेयजल की समस्या, पीने के पानी की समस्या आ गई है। पूरे रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़ आप देखिए, कहां है पानी? वहां पर पानी की बहुत भारी समस्या है। आप मूलभूत सुविधाएं नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। उसके लिए भी अगर आप जनता को आप ये दिखाओगे कि आज हम संकल्प पत्र लेके आएंगे ताकि जनता अब आप पे विश्वास करे, तो उसके लिए मैं कहूंगा बहुत देर हो चुकी है। जिस तरह और पार्टियों का रह गए सिर्फ प्रचार के, जिस तरह और पार्टियां हैं, अब ये संकल्प पत्र पहले तो सरकार अपना ही बता दे। जो पिछले सालों में आपका निगमों में भ्रष्टाचार देख लीजिए, वो भी अखबारों की सुर्खी है। मैं तो कोई भी भ्रष्टाचार को भी लेकर जिक्र किया गया है पंजटा साहब, मैं उसके बारे में भी जवाब लूंगा भूपेंद्र जी से। एक छोटा सा रिएक्शन लवलीन टूटेजा जी। अच्छा ठीक है सर, आप अपनी बात पूरी कर लें। हाँ देखिए, अभी थोड़े दिन पहले ना, वैसे तो बरसात अभी मानसून, प्री मानसून भी नहीं आया, थोड़े दिन पहले बरसात हुई थी, आपने गुड़गांव का हाल देखा होगा। हाँ। पानी भर गया, इस तरह बुरा हाल था। और अभी तो मानसून नहीं आया, अभी प्री मानसून आएगा 1-2 दिन में, अभी शुरू होगी, 2-3 दिन की बरसात होगी। हाँ। जब वो बरसात में इतना बुरा हाल गुड़गांव का तब हो गया, पूरे के पूरे जो इनके अंडरपास हैं वो सारे डूब जाते हैं, पानी में लोग डूब के मर जाते हैं। उसके बाद भी सरकार की आंखें, और हर साल हम डिबेट करते हैं, हर साल वहां पे अंडर भरते हैं। फरीदाबाद ले लो, गुड़गांव ले लो, कब जागेगी सरकार? अभी देखना मानसून में कैसे धज्जियां उड़ेंगी। पूरा का पूरा, ये तो अभी ट्रेलर तो दिखाई दिया था, अभी 1-2 दिन की बरसात में गुड़गांव पूरा जैम हो गया था वहां पे। अब आगे क्या करोगे? अब मैं तो पूछ रहा हूं, जागोगे कब? ये संकल्प पत्र, ये जनता का पैसा आपने जनता पे देना है, उसके लिए आप जनता पे ही एहसान करते हो, फिर कमिश्नरों में आप जनता का ही पैसा खा जाते हो, फिर विजिलेंस की इंक्वायरियां होती है, फिर आपके अधिकारी धरे जाते हैं, वाउचर काट दिए जाते हैं, काम वार्डों में होता नहीं है। वो तो, और इससे ज्यादा क्या बोले? हम तो हर बात के ऊपर जो करेंगे तथ्यों पे करेंगे। ये तो अखबारों की हेडलाइंस बनी हुई है, हम अपनी तरफ से बना के बोल रहे हैं। ठीक है सर, मैं जवाब जरूर लूंगा इस विषय पर भी। लवलीन टूटेजा साहब हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। लवलीन जी, आम आदमी पार्टी तो गारंटी देती है, संकल्प पत्र जैसा तो कोई कंसेप्ट उनके यहाँ है नहीं, तो कितनी गारंटियां, क्या कुछ गारंटीज देने वाले निकाय चुनावों के लिए हरियाणा की जनता को आप? आशीष जी, आज हरियाणा के अंदर निकाय और परिषदों के चुनाव हैं। आम आदमी पार्टी सभी निकायों पर स्वयं अकेले चुनाव लड़ रही है और जनता के स्थानीय मुद्दों पर जहां जहां जिस प्रकार की कमियां हैं, जनता के साथ बात करके जनता के सहयोग से उन कमियों को दूर करने के वादे कर रही है। आप आज मुद्दा है हमारा, भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है, यहाँ इस पैनल में सभी पार्टियों के लगभग प्रवक्ता बैठे हैं और सभी की सरकारें हरियाणा के अंदर रही हैं, परंतु आज तक जनता को हरियाणा में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाई इन सभी पॉलिटिकल पार्टियों की सरकारों ने। दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की, आज हरियाणा की जनता भी विश्वास कर रही है कि हमें आम आदमी पार्टी की सरकार से अच्छी पेयजल व्यवस्था मिलेगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, बिजली की सुलभ व्यवस्था मिलेगी। परंतु आज जो संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी किया है, अगर उसको झूठ का एक पर्चा कहें तो मैं कहता हूं वही होगा। अगर ये विजन डॉक्यूमेंट करते हैं तो विजन तो एग्जीक्यूशन से होगा। पिछले 8 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने प्रदेश की जनता को कोई मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई। आज प्रदेश की जनता गटर जैसा गंदा पानी पीने को मजबूर है। नहीं, दिल्ली की बात नहीं कर रहे हम सर, दिल्ली की बात नहीं कर रहे, दिल्ली की बात नहीं करेंगे। 1.5 फुट गहरे गड्ढे सड़कों पर मिलेंगे आपको। बिजली के व्यवस्था के हालात पूरे प्रदेश के अंदर 1.5-2 घंटे लगातार कट मिल रहे हैं। सड़कों, भ्रष्टाचार के हालात, जिस प्रकार स्थानीय निकाय के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लूट मचाई है निगम आईडी के माध्यम से, आज पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। ये कितने भी संकल्प पत्र जारी कर लें, कितने भी विजन डॉक्यूमेंट जारी कर लें, जनता का विश्वास इनसे उठ चुका है। जनता ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट पे विश्वास नहीं करने वाली, क्योंकि पिछले 8 वर्षों में जिस प्रकार का
गवर्नेंस मॉडल बीजेपी की इस सरकार ने दिया है, जेजेपी की इस सरकार ने दिया है। लोगों का विश्वास इनसे उठ चुका है। आज प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है, परंतु भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार उस पर कोई बात नहीं कर रही। केवल जनता को झूठे ढकोसले देकर स्थानीय निकाय चुनाव में जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। ये जनता की साझेदारी तभी होगी जब जनता के मूलभूत सुविधाएं जनता को मिलती, परंतु आज किसी भी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं भूपेंद्र जी से। भूपेंद्र जी, केवल ढींगरा साहब सवाल कर रहे हैं, रजत जी सवाल कर रहे हैं, लवलीन जी सवाल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने ठीक तरीके से सुन लिए होंगे, इनका जवाब देंगे आप? अजय, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं ये जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं इन्हीं का जवाब दे देता हूँ। जहाँ पर इनकी सरकारें हैं जी, वहाँ पर इनका क्या मैनेजमेंट है। दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मची हुई है, हरियाणा उनके हिस्से से भी ज्यादा का पानी दे रहा है, लेकिन मिसमैनेजमेंट की वजह से वहाँ लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा। दूसरा, दिल्ली में जैसे ही एंट्री करते हैं करनाल बाईपास पर कूड़े के कितने बड़े बड़े ढेर बने हुए हैं। इनकी सरकार कितने टाइम से है, कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का तो सर निगम का काम है ना, निगम में तो आम आदमी पार्टी है नहीं, बीजेपी का शासन है वहाँ। तो देखिए, सरकार तो सरकार होती है, सरकार किसी भी तरीके से उसको अलग से मैनेजमेंट करके भी नहीं, ये आपने सही कहा। और दूसरा जो हमारे यहाँ सोनीपत में भी सॉलिड मैनेजमेंट्स का जो कूड़े का निस्तारण का है वो प्लांट लगे हुए हैं। बाकी जगह भी हम प्लांट लगाने के बाद हमारा काम चल रहा है। दूसरा, इन्होंने भ्रष्टाचार की बात की। जिसका घर शीशे का होता है उसको दूसरों की तरफ पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री तो जेल में है और तीसरे की जाने की तैयारी हो रही है। इसलिए ऐसे लोग जो खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हों उनको दूसरों पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। एक में जो ढींगरा साहब ने भी हमारे ऊपर भ्रष्टाचार को आरोप लगाया था। आज सारी दुनिया देख रही है, आज सारा देश देख रहा है किस तरह से राहुल गांधी आईडी के उसको छुपाने के लिए कितना ये प्रदर्शन कर रहे हैं। वो जो एजेंसी है उनको दबाव में लाने का काम कर रहे हैं। नहीं तो जब वो जांच एजेंसी उससे जांच कर रही है, जाके अपनी जांच में शामिल हो। अगर उनके ऊपर उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया तो वो क्यों डर रहे हैं? पहले तो कोई नहीं डरा। किसी ने चिदंबरम का जेल में गए तब भी कोई एमपी और मंत्री और चीफ मिनिस्टरों ने आके धरना नहीं दिया। और ये कानूनी बाधाओं में उत्पन्न कर रहे हैं। आप देखिए, ये 2012 में तो राहुल गांधी पे केस हुआ था। हमारी सरकार नहीं थी, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार में केस हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने जब इनकी याचिका खारिज कर दी और उन्होंने डायरेक्शन कर दिया कि भाई ये ईडी की जो कार्रवाई है ये अपनी जांच जारी रखे। इनका ना तो किसी संविधान की संस्था पर विश्वास है और ना ये अपनी चोरी को छुपाने के लिए सड़कों पर उतरते हैं। मेरी 47 साल का राजनीतिक जीवन है, मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि कोई चोरी को छुपाने के लिए कोई एजेंसी काम कर रही हो और सत्याग्रह करने का रास्ता अपना जाए। मैंने ये कभी नहीं देखा। इसलिए जो लोग अपनी अंतरात्मा में झांक के देखें दूसरों को आरोप लगाने से पहले। तीसरी बात इन्होंने की, इन्होंने मैं डेवलपमेंट की बात करता हूँ। हमारे 7 साल में बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। एक भाई ने तो सड़कों के बारे में भी आरोप लगाया। जितने सड़कें, जितने नेशनल हाईवे हैं वो हमारे समय में जितने बने हैं, जितने बढ़िया काम हमारे समय में हुए हैं, कौन सी बनी है, नाम भी बताएं। ये भैया एनएच, ये हमारे यहाँ खरखोटे में आके देख लो, सोनीपत जिले में नक्शा बदल गया है सारे शहरों का। आप इससे सोनीपत से जो गुहाना जींद रोड चला गया है, नक्शा बदल गया है। और पानीपत से जो दिल्ली के लिए सड़कें बन रही हैं, नक्शा बदल गया है। आप क्या कह रहे हो? अग्रणी शहरों में जो हरियाणा के शहर हैं वो जो पूरे देश के जो अग्रणी शहर हैं उनमें शामिल होने जा रहे हो। आपको तकलीफ हो रही है और आप तो चुनाव छोड़कर भी भागे। आपने हिम्मत ही नहीं हुई नगर पालिका नगर परिषद चुनाव लड़ने के लिए। आप क्या बात करते हो? आपसे एमएलए नहीं संभले। अब सारे के सारे यहाँ चुनाव हो रहा है, अपने राज्यसभा चुनाव पे फोकस था सर, राज्यसभा चुनाव पे फोकस था। हाँ, मैं कहता हूं अभी नगर निगम और नगर परिषद पालिका के चुनाव हो रहे हैं तो इनके सारे के सारे नेता यहाँ अपने वर्करों को छोड़कर
दिल्ली में जाके बैठ गए। क्या इनका फर्ज नहीं बनता था कि अपने यहाँ ये चुनाव भी लड़ते और समस्याओं को उठाने का काम करते? ये तो रथ छोड़ के भाग गए हैं। ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? हम बताएंगे कैसे इन्होंने नक्शा बदला है हरियाणा का। मैं आ रहा हूं सर, लवलीन जी मैं आ रहा हूं, एक बार भूपेंद्र जी बात पूरी कर लें, फिर केवल जी से इस पर रिएक्शन ले लेंगे। हाँ आप बात पूरी कर लें सर गहलोत साहब। देखिए, हमारी जो सरकार है वो कर संकल्प है, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलती है। माननीय मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल जी हैं। पूरे दुनिया के अंदर उनके तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता। उनकी जो नैतिकता है, ईमानदारी है, उसके खिलाफ किसी ने उंगली उठाने की किसी में हिम्मत नहीं है। और जहां जहां भी भ्रष्टाचार की बात हुई है, चाहे वो फरीदाबाद में हुई, दूसरे में हुई, वो कितने बड़े ऑफिसर हैं, हमने उनको अंदर करने का, ठोकने का काम किया है। और भी कोई आदमी अगर करप्शन में शामिल होगा उसको हम जेल ले जाएंगे और उसकी नौकरी को भी बर्खास्त करेंगे और किसी भी कीमत पर हम उनको बख्शेंगे नहीं। आरोप लगाना बहुत आसान होता है। जिनके नेता 6 केसों में भी जमानत पर हैं, बेईमानी के मामले में, वो दूसरों पर बेईमानी का आरोप लगाते हैं। मैं तो कहता हूँ जेल जाने की तैयारी हो रही है उन नेताओं की जो जिनके ये ज्यादा हमारे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। हमारे किसी नेता के ऊपर कोई केस नहीं है, हमारे किसी किस्म का कोई हमारे मंत्री दागी नहीं है। जो ये लोग आरोप लगाते हैं, इनके तो 40-50% लोग जमानत पर हैं इनकी पार्टी के, और ये दूसरों पर आरोप लगाते हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी अंतरात्मा के आवाज में देखिए क्या किया आपने लोगों ने 60 साल में, कितना भ्रष्टाचार किया, कितना शहरों का विनाश किया, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई रोजगारों में कोई पारदर्शिता नहीं बढ़ती, खर्ची पर्ची से लेकर आपने लोगों को नौकरी लगाने का काम किया, और हमारे ऊपर आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हो। ठीक है सर, अब मैं थोड़ा आगे चलते हैं और इस विषय को और थोड़ा डिटेल में लेंगे। दीपक जी एक बात, चूंकि संकल्प पत्र जो जारी किया गया है, ठीक है, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारियां बनती हैं कि वो साफ सफाई रखे, जो 27 पॉइंट्स अब बीजेपी की तरफ से जारी किए गए हैं। अब मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा इस बारे में कि ये वो बातें हैं जो सरकार काम नहीं कर पाई है, वो जिक्र किए गए हैं, या फिर आगे के काम होने हैं? क्योंकि जो सरकार का विजन होता है या संकल्प पत्र या घोषणा पत्र जो भी पार्टियां नाम रखती हैं वो तो 5 साल के लिए होता है, लेकिन ये जो निकाय चुनाव में पॉइंट्स दिखाए गए हैं, ये जिम्मेदारियां तो सर सरकार की भी बनती हैं। देखिए, सरकार और स्थानीय निकाय दोनों एक दूसरे का ही तो रूप हैं। अगर स्थानीय निकाय विभाग शहरों के लिए जिम्मेदार है तो वो सरकार का ही तो हिस्सा है स्थानीय निकाय विभाग, और उसमें मुख्य रूप से 2 विभाग हैं। एक स्थानीय निकाय अर्बन लोकल बॉडीज, इनको कमल गुप्ता जी देखते हैं, और साथ में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो सीएम साहब के पास है। तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत जो आगे की फ्यूचर डेवलपमेंट है, जो नए सेक्टर बनने हो, औद्योगिक क्षेत्र बनने हो, या कोई और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बाईपास से संबंधित हो सकता है, बस स्टैंड से संबंधित हो सकता है, जो एसटीपी प्लांट्स होते हैं बड़े बड़े, वो चीजें हो सकती हैं कि जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का पार्ट फ्यूचर के लिए, कि आगे एक्सपेंशन कैसे होनी है शहर की, वो चीजों के लिए। और जो अर्बन लोकल बॉडीज का जो विभाग है, वो मुख्य रूप से सारी बातें जो पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे मेंटेन करना है, चाहे वो सीवरेज की बात हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट्स की बात हो, पार्क हो, शमशान घाट हो, कम्युनिटी सेंटर्स हो, तो सारी बातें मिली जुली ही हैं। सरकार की ही आगे एक्सटेंशन है ये दोनों डिपार्टमेंट। और जितना मैं इस डॉक्यूमेंट को देख पा रहा था, उसमें पहले जो 3 पेज हैं वो मुख्य रूप से उनमें ये बताया गया है कि कांग्रेस की सरकार जाने के बाद 2014 से 19 के बीच में क्या काम हुए, और 19 से आज 2022 के बीच में क्या काम हुए हैं। ये पहले ये बताया गया है कि सरकार ने क्या क्या काम कर दिए गए हैं सरकार की तरफ से, और उसके बाद जो आप 27 बिंदु कह रहे हैं उनके जरिए ये बताया गया है कि कौन सी चीजों पर आगे आने वाले दिनों में काम होगा। तो ये किसी भी घोषणा पत्र का ऐसा ही प्रारूप आमतौर पर रहता है। पार्टी अपने पहले के काम बताती है और आगे का विजन बताती है। तो दोनों विभागों की तरफ से, क्योंकि दोनों मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है, तो हमारे लिए एक अच्छा रेफरेंस पॉइंट है जिसमें हम ये चीजें देख पा रहे हैं कि पिछले 2 साल में ही 6 तो नगर पालिकाओं का गठन हो गया है, और एक नगर निगम मानेसर में बना दिया गया है। नई फॉर्म की गई है, उसमें नूह है, बादली है, सीवन है, आदमपुर है, बारडा है। इन जगहों पर नई नगर पालिकाओं को सरकार ने मंजूरी दी है, और काम क्या क्या हुए हैं वो इसके अंदर बताए गए हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी एक जगह पर ठहर कर अगर हम ये देखते हैं कि जैसे एक कविता थी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कि है हमें जाना कहाँ चले थे कहाँ से हम, तो हमें ये देखते रहना चाहिए कि हम कहाँ से शुरुआत की थी, कहाँ तक आ गए हैं, और जाना कहाँ पर है जी। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स ये जरूर एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर काम करते हैं।
ये जरूरी नहीं कि उनमें से सारी की सारी बातें किसी तय सीमा में पूरी हो जाए। एक विजन भी होता है उन बातों के अंदर, एक ये और अगर आप आज के दिन कोई चीज डॉक्यूमेंट में रख भी लेते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि सारी जो मंजूरियां उसके लिए होती हैं या सारे संसाधन जुटाने होते हैं। अगर मान लीजिए कहीं आप चाह रहे हैं कि अगर लिख दिया कि हरियाणा के हर शहर के चारों तरफ बाईपास बनाया जाएगा, हाँ, तो वो जरूरी नहीं कि वो बाईपास हर शहर की जरूरत अगले 1 साल या 6 महीने में या 2 साल में ही पड़ जाए। एक विजन है कि हाँ बनाया जाएगा, उसके लिए फिर लैंड एक्वायर होगी, पेड़ कटेंगे, बिजली के खंभे हटेंगे, पानी की पाइपलाइन हटेंगी, वहां से कोई कोर्ट में चला गया तो उस कोर्ट से उसका निपटारा किया जाएगा। लेकिन सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर हो जाती है कि हमें ये काम करना है, हरियाणा के शहरों को इस तरह का आने वाले समय में रूप देना है। ये चीजें होती हैं जो लोग मेरे ख्याल से समझते हैं, आज के दिन अच्छे से मानते हैं कि कोई भी चीजें होती है वो पार्टी की और उस सरकार की डायरेक्शन को दिखाती हैं। उस डायरेक्शन में ये अच्छा डॉक्यूमेंट है। ठीक है केवल साहब, दीप कमल जी कह रहे हैं कि जो भी काम होता है वो या जो सरकार की तरफ से जो पहले जो वादे किए गए थे वो 5 साल के लिए थे, और जो अब जो ये संकल्प पत्र या विजन डॉक्यूमेंट या गारंटी या जो भी आप इसको नाम दें, घोषणा पत्र नाम दें, ये आने वाले समय का एक प्रारूप है कि इन पर हमने काम किया, इन पर हमें काम करना बाकी है। ये एक समय सीमा में होते हैं, ये एकदम से नहीं किए जाते। देखिए, इन्होंने पहले 5 साल में जब कल्ली खट्टर साहब की सरकार थी उसमें पहला काम इन्होंने किया था जो सेंटर की सरकार ने किया था और हरियाणा के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ था, वो थी नोटबंदी। उससे कोई फायदा नहीं हुआ प्रदेश की पब्लिक को। उसके बाद नॉन जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन हुई, वो भी अपने तय पे उन्होंने इतने टैक्स थोपने का काम किया, लोग उसमें मरे। फिर उसके बाद जाट रक्षण हुआ, ये जाट रक्षण के अंदर इतना नुकसान हुआ, प्रदेश जला। फिर उसके बाद एक और राम रहीम वाला मैं आ रहा हूं दीप कमल जी। हाँ, सुनिए ये कौन सी दिशा में जा रहे हैं, ये कौन सा कौन से रास्ते? मुझे वही लग रहा था कुछ भूमिका बना रहे हैं, वो बता रहे हैं दिशा। मुझे मालूम है आपकी दिशा। भूमिका तो ये पता नहीं, अब इसके बाद कहीं देखना किसी दूसरे राज्यों में चले जाएं या कि आपकी क्या 7 साल की रही है, 7.5 साल यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई चल रही है उसको भी भूमिका में न जोड़ रही है। आपने बोला, मैं आपके बीच में राम रहीम कहां से आ गए इसके अंदर? नहीं केवल साहब सुनिए ना, केवल साहब सुनिए केवल साहब जो ऐतराज है, केवल साहब मैं एक सेकंड एक बात कहना चाह रहा हूँ। जो दीप कमल जी जो ऐतराज जता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम राज्य के और निकाय की और स्थानीय मुद्दों की बात करें, ये कह रहे हैं कि आप किन और मुद्दों पर जा रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। देखिए, उनका अपनी बात कहने का फर्ज है, मेरा अपनी बात बताने का फर्ज है। मैं बताऊंगा ना कि क्या हुआ पिछले 5 साल में। उस समय तो इनका कोई लेना देना ही नहीं था दीप कमल सहारण का। उनकी बात मेरे को बताने दो। खट्टर साहब की सरकार थी, पड़ेगा ना निकाय चुनाव में क्या कर रहे थे। अब इनको दर्द हो रही है, दर्द तो होगी क्योंकि बताने पड़ेंगे इन्होंने क्या क्या है, इनका विजन क्या था, वही तो बता रहा हूँ। सरकार के विजन जो थे वही तो मैं इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ कि ये विजन था। विजन उस समय ये विजन था। दिख रहा है आपकी बातों में ढेंगरा जी कि डायरेक्शन विजन लेस हो गई है पार्टी आपकी। एक सेकंड सुनिए, मतलब आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप किस बात पर डिबेट करने आए हैं और कौन सी हवाई बातें करे जा रही है। तो आपकी पार्टी की डायरेक्शन दिख रही है, वो मुझे बताना तो पड़ेगा। ऐसी लकीर पीटते रह जाएंगे, पहला सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं दिया। ऐसी पुरानी लकीर पीटते रह जाएंगे आप। यही 4 लाइनें हर टॉपिक पर चिपका दो आप लोग। विपक्ष को आप लोग ये ऐसा करना, डिमोनेटाइजेशन हो गया, जीएसटी आ गया, जाट आरक्षण आ गया, राम रहीम को भी आप अर्बन लोकल बॉडीज में लेकर आ रहे हो। जिस तरह से दिल्ली में ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत तंग बात है कि आपकी पार्टी की डायरेक्शन कहाँ चली गई। एक बात नहीं आपके पास कहने के लिए, चेहरों के मामले में वो निठल्ली सरकार, एक बात नहीं आपके पास कहने के लिए, जिन्होंने कोई काम नहीं किया पूरे 7.5 साल में। जो किया है उसी का आपको शीशा दिखाता हूँ तो आपको तकलीफ होती है कि आपने जो नोटबंदी की थी उसमें लोगों का परेशान हुए, लोग जीएसटी में परेशान हुए, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट और पार्क, ये भी देख रहे साहब। नोटबंदी सेंट्रल का विषय है सर, हरियाणा के विषय पर है तो बेहतर होगा। छातियों में गोली मारने से नुकसान हो चुका है उन 100 परिवारों को जिनकी छाती में गोलियां मारी पुलिस ने। वो लोगों का ये काम किया ना आप लोगों ने, वही बता रहा हूं मैं। अब दूसरी बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी को फिर भी नजरअंदाज कर दिया लोगों ने, फिर भी नकार दिया। एक सेकंड, इन सब बातों के बावजूद कांग्रेस को फिर भी मौका नहीं दिया। सरकार बनी, कांग्रेस को फिर भी मौका नहीं दिया। कैसे लूटा वो बताना चाहता हूँ। जिसके अंदर कितने घोटाले हुए वो बताना चाहता हूँ। राइस घोटाला हुआ, बिजली खरीद का घोटाला हुआ, और जो भर्तियों का घोटाला हुआ,
इतने पेपर अरे लीक पानी हुए, पिलाओ इनको, ये सारी पानी। चीजें तो इनके परपेक्स में है। जो चीज इन्होंने अभी तक 7.5 साल में की है, हाँ। वो चीज इनको बतानी पड़ेगी। जी। इससे प्रदेश का कितना नुकसान हुआ, उसके बीच में देश प्रदेश कैसे लूटा, वो बताना पड़ेगा। उसके बीच में देखिए, इनके पास लोन इतना बड़ा कांग्रेस इतने गई सालों है। में, जो 60,000 कांग्रेस लूट गई है। प्रदेश के अंदर जो 60,000 करोड़ इंदिरा जी, कांग्रेस लूट गई है। जैसे वो नवजोत सिद्धू कहते थे कि कांग्रेस बदनाम हो गई, कांग्रेस तो उन्हीं से भी ज्यादा बदनाम हो गई। नवजोत सिद्धू कहते थे आपके नेता एक बार, कि उस पैसे को पूरा करने के लिए, सुनिए, उस पैसे को पूरा करने के लिए हमें और लोन लेना पड़ता है। अरे कहाँ के शीशे दिखा रहे हो आप लोग? सारा प्रदेश लूटने के बाद, उसके बाद अब शीशा दिखाते हो? सारा प्रदेश लूट लिया आप लोगों ने। जी जी नहीं अब ठीक, इनका बीपी चेक करवा दीजिए आशीष जी। ठीक। ये कौन सी दिशा में बात करते हैं? चलिए कोई नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए। आपकी डिबेट में हमने कल आशीष आपकी डिबेट में मैंने बताया था हाँ। कि 80,000 करोड़ रुपए का कर्जा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा सरकार पर छोड़कर गए थे और 30,000 करोड़ रुपए का कर्जा बिजली कंपनियों पर छोड़कर गए थे। जो इनके जाने के बाद कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री थे, उन्होंने हाँ। उदय स्कीम के तहत 30,000 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों का कर्जा राज्य सरकार को ट्रांसफर करवाया था, जिससे उसकी जो ब्याज की जो रकम है वो 1,000 करोड़ रुपए साल के बचत हो रही थी उससे। वो इनकी सरकार एक्स्ट्रा भुगत रही थी। के अंदर इतने काम हुए, 1,10,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़कर गए हाँ। थे। देश की जनता सब समझती है। और जो एक मिनट आप सुन लीजिए, जो पर कैपिटा इनकम है वो भी ढींगरा जी को मैं दोबारा बता देता हूँ। कल भी इनके प्रवक्ता को बताया था हाँ। कि 1,23,000 रुपए पर कैपिटा इनकम हरियाणा में थी जब इनकी सरकार छोड़कर गए थे, और आज 2,56,000 करोड़ रुपए है। 2,56,000 रुपए है प्रति व्यक्ति। दोगुनी हो चुकी है 7.5 साल में, दोगुनी हो चुकी प्रति व्यक्ति आया हरियाणा में। और ये सरकारी आंकड़े हैं, मैं इनकी तरह खर्च बैठ कर नहीं बनाता हूँ। ठीक है ढींगरा साहब, फिर पॉइंट कैसे काम में आएंगे जब प्रदेश का पैसा सारा लूट लिया आप लोगों ने? ठीक है सर, जवाब लेंगे इस पे भी। प्रदेश का सारा पैसा कर्जाई हो चुके हम। हाँ। हमारा 2.25 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका हमारे ऊपर, तो पैसा कहां से आएगा जो आप 27 पॉइंट रख रहे हो? कौन सा कहां से पैसा आप कितना कर्जा छोड़कर गए थे? ढींगरा जी, आप कितना कर्जा छोड़कर गए थे? हमारे टाइम पे 30,000 करोड़ तो कर्जा था जब आप INLD में होते थे। 28,000 करोड़ रुपए तो इनेलो की सरकार छोड़ के गई थी। 60,000 करोड़ हुआ। 80,000 करोड़ रुपए आपकी पार्टी की सरकार छोड़कर गई थी और 30,000 करोड़ रुपए बिजली कंपनी पर कर्जा था। पढ़ लिख कर आया करो। ठीक है सर, देखिए मैं ढींगरा साहब सुनिए ना। ढींगरा साहब, दीप कमल जी सुनिए। ढींगरा साहब, दीप कमल जी सुनिए, एक दूसरे पर सुनिए, फिंगर पॉइंट आउट सुनिए दीप कमल जी सुनिए। ढींगरा साहब, मैं ये कह रहा हूं कि एक दूसरे पर फिंगर्स पॉइंट आउट करने से बेहतर है कि हम इस विषय पर बात करें। सुनिए सर, सुनिए ढींगरा साहब, आप सुन लीजिए। अब सर सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। अभी आपने अपनी सरकार के जाने के समय का जो कर्ज का आंकड़ा बताया, उससे अंदाजा हो गया कि आपको बहुत ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन सुनिए, अभी मेरी बात सुनिए। एक बात पर मैं अभी आप सभी का जो है फोकस लाना चाहूंगा सर। आपने क्या किया वो बता रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं वो आप बता रहे हैं। ठीक है, बजाय इसके हम ये बताएं ना कि हम क्या करने वाले हैं, बजाय इसके हम ये बताएं कि हम क्या करने वाले हैं, ताकि प्रदेश की जनता, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, कम से कम उन्हें ये पता तो चले कि आगे हमें किसको वोट देना। थोड़ा बहुत, हालांकि जनता जागरूक है सर, जनता को सब दिख रहा है और जनता है सब जानती है। ये बहुत लंबे समय से पुरानी कहावत है, फिल्मी गाने भी बन चुके हैं इस पे। लेकिन आगे जो हमारे सवाल रहेंगे उन्हीं विषयों को लेकर कि जो संकल्प पत्र लाए गए उनमें मूलभूत बिंदुओं को शामिल किया गया। कांग्रेस अगर चाहती तो सिंबल पर चुनाव लड़कर या इस तरह कुछ पॉइंट आउट्स करके एक टक्कर दे सकती थी चुनावी विषय में। लेकिन आप समर्थन में चुनाव लड़ रहे हैं, जो कांग्रेस के समर्थित कार्यकर्ताओं को लोग किस आधार पर वोट देंगे, वो जो नाकामी आप यहाँ गिनवा रहे हैं, क्या लोगों तक उनके पॉइंट्स पहुंच पा रहे हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन हमारे साथ इनेलो के भी जो प्रवक्ता है रजत जी कुछ कहना चाह रहे थे। रजत जी, चूंकि ये जो प्रश्न है कि संकल्प पत्र से क्या हासिल होगा, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता सर, लेकिन क्या इस तरह के पॉइंट्स रखने से, इस तरह की बातें लोगों के बीच रखने से बिंदु साफ नहीं हो जाते? लोगों को यह बात समझ में आती है कि ठीक है, अब इनका विजन क्या है। आपको नहीं लगता कि इस तरह से विजन क्लियर करना चाहिए हर पार्टी को, ताकि वो तय कर पाए कि उन्हें किसे चुनना है? बिल्कुल, मैं विजन पे भी आऊंगा, लेकिन जो इस डिबेट में जिन प्रवक्ताओं ने बात की है उन सबका जवाब देना भी जरूरी है। आखिरी में मैं क्योंकि वो उसका सेंस भी बनेगी, मैं आखिर में आपके जो क्वेश्चन है उसका जवाब। ठीक है सर। पहला तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात कही कि उससे पहले कोई यहाँ पे कोई विकास ही नहीं हुआ और ये सहारा डेजर्ट या अमेज़न के जंगल थे
ये जो गुड़गांव बन गया इतना बड़ा, ये एक विजन थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की, जो मानेसर तक एक प्लान बना के गुड़गांव को काट के गए थे। उसके बाद की भी आगे तक के वो डेवलप होगा, वो एक विजन ही होती है दूर की सोचने की, ताकि दिल्ली के साथ साथ हरियाणा को भी उसका कोई लाभ मिल सके। एक हमारा ज्योग्राफिकल लोकेशन है, आइडियली हम लोकेटेड है, तो हमारे वहां पे इंडस्ट्री आए और हम आगे तक मानेसर को डेवलप करने का काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार ने किया था। दूसरा, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी है। जब इनेलो की सरकार गई तो अगर मुझे लगता है कोई अर्थशास्त्री से पूछे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या सरकार में बैठे लोगों से पूछे, तो रेवेन्यू सरप्लस खजाने में पैसा छोड़ के गई थी। और जो पैसा ये बता रहे हैं दीप कमल सारंग जी, वो लगभग 21-22 हजार करोड़ है, 30,000 करोड़ नहीं, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अगर सरकार आती तो वो उसके लिए लिया जाता है। और साथ साथ पिछला जो कर्ज उतारा है वो सारा रेवेन्यू सरप्लस था बेसिकली, जो हमारी गवर्नमेंट थी, वो अगले साल के लिए उसको भी एक विजन होता है कि आप जो है अतिरिक्त बोझ ना पड़ने दें कर्ज का। क्योंकि देखिए, कर्ज होगा तो रजिस्ट्रेशन महंगी होगी, स्टैंप ड्यूटी महंगी होगी, सरकारी फीस महंगी होगी, जगह जगह एक्साइज की वो महंगी होगी, तेल महंगा होगा, और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो भी एक फीस वगैरह जनता से लेके जनता का पैसा लगाया जाता है बेसिकली, तो वो चीजें महंगी होगी, तो वो पलट के जनता पे ही बोझ डलता है। हमारी भी आज एक कल्प अगर हमारा रहेगा, तो इन सरकारों ने तो कुछ नहीं किया, हम दोबारा से इनका जो ये, और देखिए ढींगरा जी ने, हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इनको ज्ञान नहीं है इन बातों का। कर्ज कितना है? 2.25 लाख नहीं है, 3.25 लाख करोड़ से भी ऊपर का कर्ज है आज हरियाणा के ऊपर। और आप उस टाइम की भी जब रेवेन्यू रिसिप्ट वगैरह चेक कीजिए, बजट चेक कीजिए, तो आपको 3,726 करोड़ ऐसा आपको रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हम छोड़ के गए थे हरियाणा को। अब बात आती है, बात हुई थी यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता की। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, कोई चुनाव मैं मानता हूँ छोटा नहीं होता। पंचायती का चुनाव जरूर भाईचारे का होता है, वैसे तो सभी चुनाव भाईचारे के मैं मानता हूँ, लेकिन आपको मैदान छोड़ के नहीं भागना चाहिए था। यहाँ डिबेट में बातें बता रहे हैं, आपको चुनाव के जरिए जनता में बातें पहुंचानी चाहिए थी। उसके बाद अब आती है बात विजन की। अभी दीप कमल सारंग जी ने बताया कि विजन है, वहां पेड़ काटने पड़ेंगे, कहीं बाईपास। चलिए, अर्बन एंड लोकल बॉडीज तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जो ये इलेक्शन हो रहे हैं निकाय के और परिषद के, वो डायरेक्टली लोकल अर्बन एंड लोकल बॉडीज ही है डिपार्टमेंट कंसर्न उसका, बिल्कुल। लेकिन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का भी इन्होंने जिक्र किया, जो कि मुख्यमंत्री जी के पास है। अब ये कहते हैं कि हमें आज पेड़ काटने पड़ेंगे। आप ये देखिए, अगर आप यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज में देखें, तो आज से 50, 60, 70 साल पहले तक की विजन उन्होंने ले ली थी, जो कि उनकी मेट्रोज देखिए, अंडरग्राउंड मेट्रोज देखिए। और हमारे यहाँ तो मुझे लगता है जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी तब दिल्ली में काम शुरू हुआ था। तो हम बहुत विजन में लैक करते हैं। हमारे पास समस्या आती है तो हम उसके जैसे अंडरपास बनाने हैं, अब यहाँ से बाईपास निकालना है, अब हम पेड़ काटेंगे, अब हम तारे हटाएंगे। ये सारी बहुत दूर की विजन लेनी पड़ती है। मैं कहूंगा यहाँ विजन में लैक करते हैं जितने, अगर हम, मैं एग्री करता हूं सर, और इसका कारण भी सर मुझे लगता है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है। आप एग्री करते हैं? बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं इस बात से। हमें बहुत दूर की विजन लेनी पड़ेगी अगर हम सोचते हैं। और हाँ, सड़कों की बात, भाजपा के प्रवक्ता ने यहाँ बात की, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं इस बात पे और एग्री भी करता हूं। बिल्कुल, नेशनल हाईवेज हमारे देश में आज बहुत अच्छा जाल बन रहा है, लेकिन उसका की बहुत महंगे टोल चुका के जनता को चुकाने भी पड़ रही है। बात यहां नेशनल हाईवेज की नहीं है, बात है ग्रामीण अंचल की सड़कों की, स्टेट हाईवेज की। वहां पे इतना बुरा हाल है, मैं आपको बताऊं, एम्बुलेंस में भी एम्बुलेंस के ड्राइवर हाथ खड़े कर देते हैं मरीज ले जाते हुए, क्योंकि वहां पैच वर्क और इतने खड्डे हैं, और वहां पे वो उनकी कोई एक लेवल नहीं है बिल्कुल भी प्लेन। हाँ। उनको कहीं ना कहीं वो ढूंढते हैं कि किसी तरह एक नेशनल हाईवे पे चढ़े आके। लेकिन जो आपकी कनेक्टिंग रोड्स हैं, जो आपकी ग्रामीण अंचल में है, आपके स्टेट हाईवेज में, वो तो बट्टा बैठ गया ना। पानी की कितनी बड़ी दक्षिण हरियाणा में समस्या है, उसका तो हालत बहुत बुरी है ना आज की डेट में, लेकिन इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। अगर आपको आज देखना है तो विजन तो बहुत दूर की लेनी पड़ेगी। अगर आप इसे विजन कहते हैं कि अब हमारे पास समस्या आएगी और अब हम काम करना शुरू करेंगे, मैं कहता हूं इसे लैक ऑफ विजन कहेंगे, इसे विजन नहीं कहेंगे। ठीक है सर, एक रिएक्शन को देना चाह रहे हैं लवलीन जी, कुछ कहना चाह रहे हैं सर, बताएं। आशीष जी, विकास की गति हमेशा नीचे से ऊपर तक जाती है, ऊपर से नीचे नहीं आती। हाँ। कांग्रेस
सरकार ने जिस तरह स्थानीय निकायों में के माध्यम से कांग्रेस सरकार के जनप्रतिनिधियों ने भ्रष्टाचार किया था, उसके विरोध में हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने भी वादे किए थे कि हम स्थानीय निकाय को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, भय से मुक्त करेंगे, परंतु 7-8 वर्षों बाद भी स्थानीय निकायों में जिस तरह भ्रष्टाचार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के खुद के सांसद अरविंद शर्मा जी, पार्टी ने काफी भ्रष्टाचार किया था, के हक का पैसा था जिससे जनता को स्वच्छ पीने का पानी मिलना था, अमृत योजना के माध्यम से 350 करोड़ की रोहतक के अंदर लूट हुई। खुद इनके सांसद अरविंद शर्मा जी ने मुख्यमंत्री की मंच से आरोप लगाए, परंतु स्वयं। मैं आ रहा हूं ना डिंगरे साहब, सुनिए तो सही, सुनिए। अभी बीजेपी के बारे में बोल रहे हैं, अभी सुन लीजिए। हाँ टोटेजा साहब बात पूरी कीजिए। अच्छा, आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तकनीकी परेशानी है, कुछ संपर्क टूट गया है और आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन एक बार फिर से प्रयास करेंगे उनसे बातचीत करने का कि आखिर जो वो बात कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ कांग्रेस के सरकार में, और अभी बीजेपी के कार्यकाल का भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन अभी तक निकाय चुनाव को लेकर जो हम चर्चा कर रहे थे, एक रजत पंजटा जी ने जो एक बात कही, दीप कमल जी आप सुन रहे होंगे कि एक जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, हालांकि ये तो मेरा निजी अनुभव है, इसमें अब तक जो छोटा मोटा मेरा अनुभव रहा है पत्रकारिता में, कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के चक्कर में हम उन विषयों पर चले जाते हैं कि हम एक विशेष वोटर्स को साधने के लिए हम वो बातें भी कर देते हैं जिससे कि हो सकता है कि एक दूरगामी परिणाम हमें अच्छे ना मिले, लेकिन हम उस वक्त वोट हासिल करने के लिए ये फैसले कई बार हम ले लेते हैं। जैसे एक छोटा सा भी इसमें मैं देख रहा था इन पॉइंट्स में, 27 पॉइंट्स में, कि अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने का, नियमित किए जाने का फैसला लिया जा रहा है, लेकिन रजिस्ट्रीज में कुछ परेशानियां आ रही हैं, तो वैध करने का जो काम है वो कैसे होगा? अब जो अवैध कॉलोनियां, उनको बेतरतीब तरीके से लोग जहां जगह मिली वहां मकान बना लेते हैं, जहां जगह मिली पानी की निकासी हो जाती है, जब उन्हें वैध किया जाएगा तो उसमें फिर शुरू से आपको शून्य से शुरू करना पड़ेगा। तो ये वोट हासिल करने के लिए काम हो रहा है, लेकिन जो विजन है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है। क्या कहेंगे सर? देखिए आशीष, अवैध कॉलोनियां जो हैं वो रियलिटी हैं हमारे शहरों की, हमारे देश की, हमारे हरियाणा की। हमेशा से शहरों के आसपास जो है वो अवैध कॉलोनियां विकसित होती रहती हैं। उनमें दो लेवल पर काम होता है। पहले जब तक कॉलोनी वैध नहीं होती है तब तक वहां पर, क्योंकि कोर्ट की भी गाइडलाइंस इस तरीके की हैं, चाहे आबादी अगर बस गई है, वैध नहीं है, तो भी उनकी जो बेसिक सिविक एमिनिटीज हैं, जिसमें उनकी पानी की निकासी और उनकी गलियां पक्की होना और वहां पर बिजली और पानी के कनेक्शन देना, ये 4-5 चीजें हैं। ये उस कॉलोनी में जब तक वो वैध नहीं होती उससे पहले भी राज्य सरकार देती है, पहले से देती रही है, अभी भी देती है। लेकिन जब उसको एक हद तक उसके अंदर अगर पॉपुलेशन बस जाती है तो उसके बाद जब उसको वैध करने की सूची में डाल दिया जाता है, फिर वहां पर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन भी होते हैं, सीवरेज भी खोदे जाते हैं, सड़कें भी जो है वो डेवलप की जाती हैं, उसकी कंक्रीट की और सीमेंट की, और बाकी सब चीजें भी धीरे धीरे उसके अंदर आती हैं सारी चीजें। लेकिन जो दूसरा मसला आप जो कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन होने में या बाकी चीजों में दिक्कतें हैं और ये क्या वोट लेने के लिए हम अवैध कॉलोनियों को वैध कर देते हैं, देखिए सरकार ने आइडेंटिफाई किया है कि जो 7A की जो रजिस्ट्रियां होती थी उनको किस तरीके से पिछले कई सालों से, और 2010 से हम उनकी जांच करवा रहे हैं। 2010 यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में क्या रहा, उसके बाद आने वाले वर्षों में कैसे वो 7A के तहत रजिस्ट्रियां होती रही, नियम के खिलाफ होती रही, क्यों होती रही वो, उनको अभी रेवेन्यू मिनिस्टर के तौर पर दुष्यंत चौटाला जी ने आइडेंटिफाई किया है और पूरी तरीके से उस पर पाबंदी लगा दी है पिछले 1.5-2 साल से। और साथ में 2010 से लेकर 2020 तक की ऐसी सारी रजिस्ट्रियों की जांच की जा रही है कि किस सरकार में, किस कार्यकाल में, किस डिस्ट्रिक्ट में, कहां पर कितनी 7A की अवैध रजिस्ट्रियां हुई हैं, कौन कौन वहां पर अधिकारी थे। ये सारी बातें सामने आएंगी और कहीं ना कहीं उसके अंदर नेक्सस रहा है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे प्रॉपर्टी डेवलपर हो, डेवलपमेंट करने वाले लोग हो, और चाहे खरीदने वाले लोग हो, सब लोगों का कोई ना कोई नेक्सस रहा है जिन्होंने नियमों का बाईपास किया है। और जो दूसरा आप एक बड़ी बात जैसे कह रहे थे कि रजत पंजेटा जी जिक्र कर रहे थे कि हमें बहुत दूर की प्लानिंग लेकर चलनी चाहिए, आज के टाइम प्लानिंग करके और फिर एकदम से काम नहीं बनेगा। हर सरकार के विजन होते हैं, 15 साल के भी विजन होते हैं, 30 साल के भी विजन मास्टर प्लान होते हैं।
देश का भी है, राज्य का भी है। विजन 2030 2030 तक का विजन है। उसके अकॉर्डिंगली धीरे धीरे हर शहर में धीरे धीरे काम हो रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो, अमृत योजना हो, चाहे स्मार्ट सिटी के अलग अलग प्रोजेक्ट हो। धीरे धीरे हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। हाँ, उसकी रफ्तार बढ़नी चाहिए, निश्चित तौर पर बढ़नी चाहिए जी। और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को यह भी देखना चाहिए कि अगर कोई एक पार्टी सरकार मैनिफेस्टो में या किसी और रूप से अपना कोई विजन रखती है 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो चुनाव होने के बाद एकदम से सड़कों पर ये हाय हाय करते हुए नहीं चिल्लाना चाहिए कि आपने ये वादा किया था, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, क्यों नहीं पूरा कर रहे, क्यों नहीं पूरा कर रहे, क्यों नहीं पूरा कर रहे। तो ये म्यूचुअल जिम्मेदारी है दोनों तरफ के लोगों की, जो सरकार के अंदर है उनकी भी और विपक्ष की भी, कि लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों के बीच में सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए ऐसे ना चिल्लाएं कि जो विजन 5 साल 10 साल में पूरे होने हो उनको 6 महीने में उनकी जवाबदेही मांगने लगो। उस जल्दबाजी में कोई ना कोई सरकार दबाव में आकर कई बार कोई गलत फैसले भी ले लेती है, जैसा कि हमने पंजाब में देखा पिछले महीने। आम आदमी पार्टी की सरकार ने वहां के धान के किसानों के लिए इतना गलत फैसला लिया है जो भविष्य में किसानों के बच्चों को, किसानों के परिवारों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। इस तरीके का दबाव भी सोच समझकर बनाया जाना चाहिए और किसी सरकार को ऐसे दबाव के आगे झुकना भी नहीं चाहिए। ठीक है, हमारे साथ भूपेंद्र गहलावत साहब हैं। भूपेंद्र जी, 27 पॉइंट्स के साथ आप इस बार निकाय चुनावों में जा रहे हैं। जेजेपी के साथ आपका गठबंधन है। राज्य सरकार जो कि पहला 5 साल का कार्यकाल आप लोगों ने इंडिपेंडेंट और फिर अब गठबंधन में काफ़ी कुछ बताने के लिए लोगों के पास लेकर आप जाने के लिए आपके पास है विषय, लेकिन जो ये नए 27 पॉइंट्स हैं इनकी भी जिम्मेदारी आप लोगों पर रहेगी। निकाय चुनाव में इस वक्त आप कह रहे हैं कि आपके सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र में कुछ ये एक कमी रह जाएगी? ये गलत होता है, क्योंकि लोकतंत्र में अगर प्रतिद्वंदी है तो आप बेहतर काम करते हैं। आप कह रहे हैं कि आपके सामने तो कोई है ही नहीं। देखिए, ये जब चुनाव डिक्लेयर हुए, जब मेरी भी कई बार डिबेट अलग अलग चैनलों पे हुई जी, ये आवाज जरा ठीक कराना जी, अलग अलग चैनलों पे हुई। मैंने तो ये बोला था कांग्रेस पार्टी को कि वो अपने सिंबल पर चुनाव लड़े और ताकि विपक्ष भी मजबूत हो और सरकार भी मजबूत हो। लेकिन ये लोग भाग गए, रन छोड़ गए, रीजन कोई भी रहा हो, क्योंकि इनके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब चुनाव की बात आई, सिंबल देने की बात आई, तो सारी पार्टी के कांग्रेस के लोग सिंबल देना चाहते थे। किरण चौधरी का बयान भी आया, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे यहाँ 3 जगह चुनाव है, वहां मैं अपने चुनाव लड़वाऊंगी और सिंबल पर चुनाव होना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया कि अभी तो हमारा संगठन ही नहीं है, हम कहाँ से कैंडिडेट लाएंगे, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। जिस पार्टी का संगठन ही नहीं है, हमने तो बोला था कि ये गुणगान करते हैं कि हम 2024 में सरकार बनाएंगे, तो हमने कहा तुम्हारी लोकप्रियता का पता लगेगा, आओ मैदान में, आओ लोगों के सामने जवाब दो। लेकिन इन्होंने जितने घपले किए, अभी पिछले हफ्ते की बात है, ये ढींगरा साहब ज्यादा बातें करते हैं। इन्होंने 20 इंस्पेक्टर भर्ती किए थे 2000 लोग में। अभी 1 हफ्ता पहले माननीय हाई कोर्ट ने उनकी जांच की और जो 9 लोग थे उनमें से जनरल कैटेगरी के, वो सभी हुड्डा साहब और उनके परिवार के और ऑफिसर्स के रिश्तेदार, और उस अपॉइंटमेंट को भी संदिग्ध माननीय हाई कोर्ट ने माना है। ये क्या लोग क्या जवाब देंगे? जितने इन्होंने प्लॉट HSID से 20 प्लॉट में से 20 के 20 अपने रिश्तेदारों को दे दिए। जो जमीनें एक्वायर की अपने आदमी प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए भेज दिए, सेक्शन 4 का और 6 का नोटिस दे दिया, एग्रीमेंट करा लिए। उन लोगों ने इनके खिलाफ केस किए हुए हैं, 5-5, 6-6 केसेस में, जिनका ये गुणगान करते हैं वो जमानत पर हैं। वो जनता के सामने जाते तो क्या जवाब देते? ये रन छोड़कर भाग गए और इनका कोई वजूद नहीं रहा, चाहे नेशनल लेवल पे होते, हरियाणा लाइन पर। कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है और लोग इसमें से उतर कर भाग रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ढींगरा साहब आखिरी 1 मिनट है, तो 30 सेकंड आप लीजिएगा और एक दीपकमल जी से चलते चलते आखिरी प्रश्न एक छोटा सा लेना है। हाँ, देखिए, जिस तरह से राइस घोटाला इस सरकार के अंदर हुआ, बिजली मीटर की खरीद का घोटाला हुआ, शराब का घोटाला हो गया, SIT बनी, वो भी उसका भी कोई पता नहीं, रजिस्ट्री का घोटाला हुआ, जिस समय अभी दीपकमल सारन जी बता रहे थे, तो रजिस्ट्री का घोटाला तो कोरोना काल के अंदर हुआ, उसके अंदर ही रजिस्ट्रियां जो है वो गड़बड़ होती रही और धड़ाधड़ कॉलोनियां बनती रही।
भर्ती घोटाला हुआ, अभी तक 28-30 पेपर लीक हो चुके, उसके बारे में कोई बात नहीं करते। अरावली से लेके यमुनानगर तक जो सारी माइनिंग कर ली, सारे के सारे डाडम घोटाला हुआ, ये इतनी माइनिंग के बीच में पूरे के पूरे पहाड़ खोद दिए इन लोगों ने। उसके बाद HSSC चेयरमैन था, उसने अपने वहां पे पैसे लेते हुए पकड़ा गया, जेल में गया। नहीं ठीक है, वो एक्शन हुआ, वो ठीक है, उसमें सरकार की नाकामी नहीं है, ठीक है, उसमें थोड़ी व्यवस्था की गड़बड़ी है। मैं ढींगरा साहब समय की कमी है इसलिए माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, मैं माफी के साथ रोक रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत जरूरी प्रश्न है, एक छोटा सा बहुत जरूरी प्रश्न है, मैं दीपकमल जी से पूछना चाहूंगा। ढींगरा साहब, दीपकमल जी, कुछ जो कैंडिडेट्स थे जेजेपी के, सर सुनिए ना, एक सवाल लेने दीजिए, एक सवाल लेने दीजिए। अच्छे काम हुए हम लोगों के टाइम के अंदर, नहीं लेने देंगे सर आप। 100 करोड़ का बजट था कुल हरियाणा में जब हमारी सरकार आई थी। हाँ। जिस समय हम गए 38,000 करोड़ का बजट था। आप देखिए 14 गुना बढ़ा हमारा बजट। हाँ। इन लोगों ने क्या पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं। ठीक है सर, लोगों ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ घोटाले ही घोटाले किए। जी देश बिल्कुल। के अंदर काम गिनवाए जाए, आप तो झूठे आप आंकड़ों के देखिए, शहंशाह हो ढींगरा जी, झूठे आंकड़े सबसे ज्यादा आपके पास होते हैं, जो मर्जी बोल देते हो आप, जो मर्जी। 14 गुना क्या 140 गुना कह दो, आप कमाल कर रहे हो। आपको सर आधार नहीं है, आधार कहाँ है सर इसका? बहुत झूठ बोलते हो। चलिए ठीक है सर, समय की कमी है, मैं रोकना चाहूंगा। ढींगरा साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पंजेटा जी बहुत बहुत शुक्रिया, दीपकमल जी बहुत बहुत शुक्रिया, कलावत साहब बहुत धन्यवाद आपका, लवलीन जी हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निकाय चुनाव की सरगर्मियां तो बढ़ती जा रही है, बीजेपी अपना संकल्प पत्र लेकर आई है और पार्टियां डोर टू डोर कैंपेनिंग के माध्यम से लोगों के बीच अपने मुद्दे लेकर जा रही है।